कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप के अंदर। एक ऑटोमेटिक मशीन रायलैंड नाम के एक आदमी को लंबे मेडिकल कोमा से जगाती है। शिप की एआई, जिसका नाम मैरी है, उसकी दिमागी हालत चेक करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछती है। लेकिन रायलैंड को कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आया, इसलिए वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत उस बेड से उतरता है और रोबोटिक हाथों से बचते हुए शिप में बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद जब उसे एक इंसान मिलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इंसान मर चुका था। रायलैंड शिप में भटकता रहता है और खुद से सवाल करता है कि आखिर वो है कहाँ। तभी उसे एक खिड़की दिखाई देती है और बाहर का नजारा देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो अंतरिक्ष में है। उसे ये भी एहसास होता है कि वो शिप की अलग अलग मशीनों को पहचान पा रहा है, जिसका मतलब था कि वो कोई साइंटिस्ट है। अगले कमरे में उसे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स मिलती हैं, जिन पर पृथ्वी की खूबसूरत जगहों के वीडियो चल रहे थे। साफ कपड़े पहनने के बाद एआई मैरी उससे एक डेली डायरी रिकॉर्ड करने को कहती है, लेकिन रायलैंड रिकॉर्डिंग करने के बजाय शिप के कैप्टन से मिलने की जिद करता है। तब मैरी को उसे एक कड़वी सच्चाई बतानी पड़ती है कि पूरे क्रू में अब सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा है। रायलैंड मैरी से कहता है कि उसे वापस पृथ्वी पर ले चले, लेकिन मैरी इस कमांड को नहीं मानती। स्क्रीन पर एक सूरज देखकर रायलैंड को लगता है कि वो अभी भी हमारे ही सोलर सिस्टम में है, इसलिए वो पृथ्वी पर एक मैसेज भेजना चाहता है। लेकिन मैरी बताती है कि इस मैसेज को पहुंचने में लगभग 12 साल लग जाएंगे। ये सुनकर रायलैंड का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो तुरंत नक्शा चेक करता है और उसे समझ आता है कि वो अपने सूरज को नहीं, बल्कि किसी दूसरे तारे को देख रहा है। इसके बाद वो शिप का फ्यूल चेक करता है, जो कि बहुत कम था। स्क्रीन्स पर मौजूद डेटा का हिसाब लगाकर वो जान जाता है कि वो पृथ्वी से 113.8 साल की दूरी पर है। इस भयानक सच का पता चलते ही अचानक उसके सिर में तेज दर्द होता है और उसे अपने अतीत की कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था और हमेशा आर्क लाइट प्रोब की खबरों पर नजर रखता था। ये प्रोब पेट्रोवॉल लाइन नाम की एक रहस्यमयी चीज की जांच कर रहा था। प्रोब की तस्वीरों से खुलासा हुआ था कि हमारे सूरज की रोशनी कम हो रही है। रायलैंड एक मिडिल स्कूल में टीचर था, इसलिए उसके बच्चों ने घबराकर उससे कई सवाल पूछे। रायलैंड ने उन्हें समझाया कि पेट्रोवॉल लाइन असल में सूरज से शुक्र ग्रह तक जाने वाली एक इंफ्रारेड लाइन है, जो धीरे धीरे सूरज की रोशनी को निकल रही है। अगले 30 सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगेगी। बच्चे डर जाते हैं कि क्या पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन रायलैंड उन्हें तसल्ली देता है कि दुनिया के सबसे होशियार लोग इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अब हम वापस वर्तमान में आते हैं। रायलैंड अपनी दाढ़ी बनाता है और शिप में सामान चेक करते हुए उसे वोडका की एक बोतल मिलती है। वो शराब पीकर कुछ स्नैक्स खाता है। मरे हुए क्रू मेंबर्स का सामान देखकर उसे अपने दोस्तों की याद आने लगती है। अकेलेपन से बचने के लिए वो उनके कपड़ों से एक गुड़िया बनाता है और उसके साथ डांस करने का नाटक करता है, ताकि उसे लगे कि वो अकेला नहीं है। फिर वो एक व्हाइट बोर्ड पर अपनी यादें लिखने लगता है। जल्द ही उसे एक और फ्लैशबैक आता है, जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी। एक दिन स्कूल के बाद पेट्रोवॉल टीम की लीडर ईवा रायलैंड के पास आती है। ईवा ने रायलैंड का वो रिसर्च पेपर पढ़ा था, जिसमें उसने दावा किया था कि जीवन पनपने के लिए पानी का होना जरूरी नहीं है। ईवा उससे मदद मांगने आई थी। रायलैंड उसे याद दिलाता है कि उसी रिसर्च की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन ईवा जानती थी कि उसे निकालने की असली वजह उसका अपने सीनियर्स से पंगा लेना था, और तब से कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता। रायलैंड वहां से जाने लगता है, पर ईवा उसका पीछा करती है और एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि प्रोब ने सूरज के पास से जो सैंपल्स लिए हैं, वो सूरज की भयानक गर्मी में भी जिंदा है। इसका मतलब पानी के बिना जीवन वाला रायलैंड का सिद्धांत सच हो सकता था। ये सुनकर कि सूरज सच में मर रहा है, रायलैंड उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। एक हाईटेक लैब में रायलैंड उन सैंपल्स पे टेस्ट करता है। वो सैंपल्स हिल-डुल रहे थे, पर वो इतने काले थे कि उनके अंदर देखना नामुमकिन था। कई तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद रायलैंड उन्हें हल्का करने में कामयाब हो जाता है और पता लगाता है कि वो असल में छोटे एलियन सेल्स थे। हालांकि इस टेस्ट में वो सेल मर जाता है, पर रायलैंड को पता चल जाता है कि वो किस चीज से बने हैं। और जब उसे पता चलता है कि वो सेल ज्यादातर पानी से ही बने हैं, तो वो गुस्से में चीजें फेंकने लगता है, क्योंकि उसकी थ्योरी गलत साबित हो गई थी। तभी रायलैंड नोटिस करता है कि जब वो सेल्स हिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंफ्रारेड लाइट छोड़ते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी पेट्रोवॉल लाइन से बिल्कुल मैच करती है। मतलब वो सेल्स सूरज की एनर्जी खाते थे और आगे बढ़ने के लिए उसे बाहर निकालते थे। ईवा रायलैंड को घर जाने को कहती है, क्योंकि अब बड़े साइंटिस्ट को बुलाना था। लेकिन रायलैंड को अब इस चीज में मजा आने लगा था और वो दुनिया को बचाना चाहता था। इसलिए वो ईवा को मनाकर 3 सेल्स अपने पास रख लेता है। रायलैंड सोचता है कि ये सेल सूरज से बुध ग्रह को छोड़कर सीधे शुक्र ग्रह पर क्यों जाते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए वो एक हार्डवेयर स्टोर से खूब सारा सामान लाता है।
वो एक बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स रखता है जो बिल्कुल वीनस जैसी इंफ्रारेड लाइट छोड़ेगा। अगर सेल्स उसकी तरफ गए तो इसका मतलब था कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। रायलैंड जैसे ही लाइट चालू करता है, तीनों सेल्स तुरंत गायब होकर उस बॉक्स की तरफ भागते हैं। उसकी थ्योरी सच साबित होती है, पर अब एक बड़ी मुसीबत थी। वो तीनों सेल्स अब उस बड़े बॉक्स में खुले घूम रहे थे। अगर कोई उसे खोलता तो वो किसी भी लाइट सोर्स की तरफ भागकर बाहर निकल जाते। रायलैंड कुछ गार्ड्स की मदद से खुद को उस लैब के अंदर सील कर लेता है। फिर कमरे की लाइट बंद की जाती है और रायलैंड बॉक्स खोलता है। अंधेरे में उन सेल्स की चमक से वो उन्हें आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स थे। इसका मतलब था कि उन्हें खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए, और यही वजह थी कि वो वीनस ग्रह पर जाते थे। रायलैंड तुरंत ईवा को फोन करके ये बड़ी खबर देता है। इस बड़ी खोज के कुछ समय बाद सेना रायलैंड को एक जेट में बैठाकर ले जाती है। जेट की स्पीड इतनी तेज थी कि रायलैंड को नींद की दवा लेनी पड़ती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो समंदर के बीचों बीच एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर था। वहां ईवा उसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और लीडर्स से मिलवाती है। टीम कंफर्म करती है कि रायलैंड का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही था। उन्होंने उस नए एलियन जीव का नाम एस्ट्रोफेज रखा था। लीडर्स बताते हैं कि उन्हें ये एस्ट्रोफेज 20 लाख किलो की मात्रा में चाहिए। रायलैंड हैरान रह जाता है कि इतना सारा क्यों। तब ईवा उसे प्रोजेक्ट हेल मैरी का सबसे बड़ा राज बताती है। वो बताती है कि सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं मर रहा, पूरे ब्रह्मांड में तारों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस पूरी तबाही में सिर्फ एक तारा ऐसा है जो अभी तक सेफ है। उसका नाम है ताऊ सेटी, जो पृथ्वी से 11.9 प्रकाश वर्ष दूर है। उन्हें नहीं पता कि वो तारा सेफ क्यों है, इसलिए वो वहां एक स्पेसशिप भेजना चाहते हैं। इतनी लंबी यात्रा के लिए जो भयानक फ्यूल चाहिए वो एस्ट्रोफेज ही बन सकता था। रायलैंड बताता है कि इतने सारे एस्ट्रोफेज के धमाके से पूरा कैलिफोर्निया शहर उड़ सकता है। ईवा कहती है कि इसीलिए हम बीच समंदर में हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सारा फ्यूल सिर्फ एक तरफ की जर्नी के लिए ही काफी था। मतलब स्पेसशिप वहां जाकर डेटा को पृथ्वी पर वापस भेज देगा, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री वहां जाएंगे वो वहीं अंतरिक्ष में मारे जाएंगे। ये एक सुसाइड मिशन था जिसके लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत थी, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट। इस मिशन के कामयाब होने के चांस बहुत कम थे, इसीलिए इसका नाम प्रोजेक्ट हेल मैरी रखा गया था। ये सारी यादें वापस आने के बाद वर्तमान में रायलैंड अपने बाल काटता है और अच्छे कपड़े पहनता है। वो अपने मरे हुए क्रू मेंबर्स के पास जाता है, उनकी बॉडी साफ करता है और उनकी तस्वीरें अपनी जेब में रख लेता है। एक बहुत ही इमोशनल स्पीच देते हुए वो उनके बलिदान के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है और रोते हुए कसम खाता है कि वो इस मिशन को पूरा करने में अपनी जान लगा देगा। इसके बाद वो सम्मान के साथ उनके शवों को स्पेस में रिलीज कर देता है। अब कुछ समय बीतता है और एआई मैरी रायलैंड को बताती है कि वो ताऊ सेटी तारे के करीब पहुंच गए हैं और शिप के इंजन बंद कर दिए जाते हैं। ताऊ सेटी की ऑर्बिट में आते ही शिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और रायलैंड हवा में तैरने लगता है। खिड़की से बाहर देखकर उसे एक झटका लगता है। वहां भी एक पेट्रोवॉल लाइन थी, पर हैरानी की बात यह थी कि उनका तारा बिल्कुल सुरक्षित था। और इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखता है कि पास ही में एक और स्पेसशिप उड़ रहा है। एलियन स्पेसशिप को देखते ही रायलैंड घबराकर पायलट सीट पर बैठता है और अपने शिप को तेजी से दूर भगा ले जाता है। लेकिन वो एलियन शिप फिर से उसका पीछा करते हुए करीब आ जाता है। रायलैंड जहां भी जाता है वो उसके पीछे पीछे आता है। आखिरकार वो एलियन शिप हेल मैरी की तरफ एक ऑब्जेक्ट फेंकता है। रायलैंड को लगता है कि ये कोई बम हो सकता है, इसलिए वो इग्नोर करता है और वो चीज शिप से टकराकर दूर चली जाती है। लेकिन वो एलियन शिप धीमी स्पीड से एक और ऑब्जेक्ट भेजता है। इस बार रायलैंड उसे पकड़ने के लिए स्पेस वॉक पर जाने का फैसला करता है। भारी भरकम सूट पहनकर रायलैंड बड़ी मुश्किल से शिप से बाहर निकलता है। हवा में छलांग लगाकर वो किसी तरह उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है। शिप के अंदर लाकर जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता। स्कैन करने पर पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट ज़ेनॉन गैस से बना है, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। तभी रायलैंड को शिप के सेंट्रीफ्यूज सिस्टम की याद आती है। वो उसे चालू करता है और शिप जोर जोर से घूमने लगता है, जिससे शिप में वापस ग्रेविटी आ जाती है। ग्रेविटी आते ही वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से को घुमाता है और वो खुल जाता है। अंदर से रेखाओं वाला एक अजीब सा गोला निकलता है। उसके अंदर एक और छोटा गोला था जिस पर छड़ें लगी थीं। वो छड़ें अपने आप खड़ी हो जाती हैं। रायलैंड जब उसे स्पेस के नक्शे से मिलाता है तो समझ जाता है कि वो एलियन बता रहा है कि वो कहां से आया है। रायलैंड भी उस गोले पर छड़ों को सेट करके पृथ्वी की लोकेशन मार्क करता है और उसे वापस एलियन शिप की तरफ फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उस एलियन शिप से एक सुरंग जैसी चीज निकलकर रायलैंड के शिप से जुड़ जाती है। रायलैंड अपना स्पेस सूट पहनता है और सावधानी से उस सुरंग को पार करके एलियन शिप की खिड़की तक पहुंचता है।
अचानक शीशे के पीछे कुछ हिलता है, जिसे देखकर रायलैंड इतना डर जाता है कि वो उल्टे पांव वापस भागने लगता है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो वापस खिड़की पर जाता है। वो अपने बनाए हुए कुछ खिलौने एलियन को दिखाता है। इशारों इशारों में एलियन रायलैंड को वापस अपने शिप में जाने को कहता है। रायलैंड के जाते ही एलियन सुरंग को हटाता है, अपने शिप को भी हेल मैरी की तरह घुमाता है, जिससे उसमें भी ग्रेविटी आ जाती है और फिर सुरंग को वापस जोड़ देता है। इस बार रायलैंड सुरंग में लाइट लेकर जाता है। जब वो खिड़की पर पहुंचता है तो एलियन करीब आता है। रायलैंड देखता है कि वो एलियन एक चलते फिरते मकड़ीनुमा पत्थर जैसा दिख रहा था। एलियन अपना मुंह खोलकर एक बहुत ही डरावनी आवाज निकालता है, जिसे सुनकर रायलैंड चीख पड़ता है और डर के मारे एक टूल उसकी तरफ घुमा देता है। एलियन भी डरकर पीछे हट जाता है। रायलैंड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है। रायलैंड जैसे ही अपने हाथ हिलाता है, एलियन भी उसकी नकल करने लगता है। जल्द ही दोनों मजाकिया पोज देने लगते हैं। तभी एलियन खिड़की बजाकर रायलैंड को पीछे देखने का इशारा करता है। वहां एलियन ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें एक अजीब सा कॉलर था। एलियन इशारे से रायलैंड को अपना हेलमेट उतारने को कहता है, पर रायलैंड मना कर देता है। तभी रायलैंड का ध्यान उस कॉलर पर जाता है, जो असल में 8 की 2 अंगूठियों से बना था। 8 मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। एलियन बता रहा था कि सुरंग में ऑक्सीजन है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रायलैंड अपना हेलमेट उतारता है और आराम से सांस ले पाता है। रायलैंड को समझ आ जाता है कि वो एलियन भी यहाँ पेट्रोवॉल लाइन और अपने मरते हुए तारे को बचाने की रिसर्च करने आया है। रायलैंड कहता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, पर इसके लिए उन्हें एक दूसरे की भाषा समझनी होगी। मैथ का इस्तेमाल करते हुए रायलैंड उसे एक नापने वाला टेप और घड़ी दिखाता है, पर एलियन कोई रिएक्शन नहीं देता। रायलैंड नोटिस करता है कि एलियन के शिप में घुप अंधेरा है और उसका कोई चेहरा या आंखें नहीं है। मतलब वो एलियन अंधा है और चमगादड़ की तरह इकोलोकेशन से चीजें महसूस करता है। रायलैंड उस एलियन का नाम रॉकी रख देता है। रायलैंड अपनी घड़ी के नंबरों को थोड़ा उभार देता है ताकि रॉकी उन्हें छूकर महसूस कर सके। रॉकी उसे देखकर खुशी से नाचने लगता है। इसके बाद रायलैंड अपने लैपटॉप और माइक के साथ लौटता है। वो एक एक करके चीजों की तरफ इशारा करता है और रॉकी उसके लिए जो आवाज निकालता है उसे रिकॉर्ड करके एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर बना लेता है। रायलैंड को पता चलता है कि रॉकी का शिप एक अनजान मटेरियल से बना है, जिसे रायलैंड जेनोनाइट नाम देता है। एक दिन रायलैंड रॉकी को एस्ट्रोफेज दिखाता है। रॉकी उसे तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि ये बहुत बुरी चीज है। रॉकी बताता है कि उसका भी एक क्रू था, पर वो सब सफर में मारे गए। दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और वादा करते हैं कि वो मिलकर अपने अपने तारों को बचाएंगे। रायलैंड रॉकी को फिस्ट बम्प भी सिखाता है। अब रॉकी अपने एक छोटे से प्रेशराइज्ड बबल में बैठकर रायलैंड के शिप में आ जाता है। वो इंसानी टेक्नोलॉजी देखकर हैरान होता है और रायलैंड को गंदा रहने के लिए डांटता भी है। रायलैंड को रॉकी की एक बात से चिढ़ मचती है कि रॉकी हर बात में अपना हुक्म चलाता है और उसे खाना खाते हुए देखना बहुत अजीब लगता है। चूंकि रॉकी दीवारों के आर पार देख सकता है, इसलिए रायलैंड की सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। बातों बातों में रायलैंड को पता चलता है कि रॉकी की प्रजाति को रेडिएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रायलैंड समझाता है कि रेडिएशन की वजह से ही रॉकी के बाकी साथी मारे गए और रॉकी सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसकी वर्कशॉप एस्ट्रोफेज के पास थी, जिसने रेडिएशन सोख लिया था। दोनों तय करते हैं कि उन्हें और एस्ट्रोफेज सैंपल्स चाहिए, इसलिए रायलैंड दोनों शिप्स को अलग करके पास के एक ग्रह की तरफ ले जाता है। इस सफर में 11 दिन लगने थे, इसलिए रायलैंड रॉकी को पृथ्वी के वीडियो दिखाता है। रॉकी भी बताता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत मिस कर रहा है, जिसके साथ वो 186 साल से है। जल्द ही वो उस नए ग्रह पर पहुंचते हैं, जिसका नाम वो एड्रियन रखते हैं। टेस्ट करने पर पता चलता है कि एड्रियन के बादलों में एस्ट्रोफेज तो हैं, पर उनके साथ एक और बैक्टीरिया भी है। रॉकी समझ जाता है कि एड्रियन ग्रह पर कोई ऐसा शिकारी जीव है जो एस्ट्रोफेज को खा रहा है। अगर वो उस शिकारी जीव को पकड़कर अपने ग्रहों पर ले जाएं, तो वो एस्ट्रोफेज का खात्मा करके अपने तारों को बचा सकते हैं। लेकिन वो शिकारी जीव एड्रियन के घने बादलों में थे और उनका शिप वहां जाने के लिए नहीं बना था। रॉकी एक जुगाड़ लगाता है कि वो एक बहुत लंबी चेन बनाएगा, जिससे वो बादलों में मछली पकड़ने की तरह उस बैक्टीरिया को खींच लेंगे। रायलैंड शिप को बादलों के बहुत करीब ले जाने का जोखिम भरा काम करता है। चेन नीचे लटकाई जाती है और सैंपल कलेक्ट होने लगता है, लेकिन मौसम के भयानक तापमान की वजह से शिप डैमेज होने लगता है। शिप का एक टुकड़ा टूटकर रायलैंड को लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। रॉकी कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, पर रायलैंड हार नहीं मानता। वो छलांग लगाकर उस सैंपल को किसी तरह अंदर खींच लेता है। शिप की हालत बहुत खराब थी और वो किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता था, पर रायलैंड पूरी ताकत लगाकर शिप को ग्रह से दूर ले जाता है। शिप तो बच गया, पर वो बुरी तरह घूम रहा था।
रायलैंड देखता है कि फ्यूल टैंक में छेद हो गया है और उन्हें तुरंत 2 कंटेनर बाहर फेंकने होंगे। बड़ी मुश्किल से रायलैंड बटन दबाता है। कंटेनर बाहर निकलते ही शिप नॉर्मल होता है, पर झटके से रायलैंड फिर बेहोश हो जाता है। शिप की ग्रेविटी बिगड़ चुकी थी। रॉकी बार बार रायलैंड को उठाने की कोशिश करता है, पर ट्रांसलेटर काम नहीं कर रहा था। अपने दोस्त को बचाने के लिए रॉकी एक बहुत बड़ा बलिदान देता है। वो अपने सेफ बबल से बाहर निकल आता है और खुद जाकर ग्रेविटी का बटन दबाता है। शिप का माहौल रॉकी के शरीर के लिए जहर के समान था। रॉकी बुरी तरह जलने लगता है, पर वो किसी तरह रायलैंड को मेडिकल रूम तक पहुंचाता है और खुद बेहोश हो जाता है। तभी रायलैंड को एक और फ्लैशबैक आता है। पृथ्वी पर मिशन से ठीक पहले लैब में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें असली साइंटिस्ट मारा गया था। ईवा ने रायलैंड को उसकी जगह जाने को कहा, पर रायलैंड डरपोक था और उसने साफ मना कर दिया था। असल में वो कोई हीरो नहीं था। सेना ने उसे जबरदस्ती बेहोश करके इस सुसाइड मिशन पर भेज दिया था। वर्तमान में रायलैंड को होश आता है और वो जमीन पर रॉकी के खून के निशान देखता है। उसे तसल्ली होती है कि रॉकी वापस अपने बबल में जाकर सो रहा है। रायलैंड टेस्ट करता है और कंफर्म करता है कि उसने वो बैक्टीरिया ढूंढ लिया है जो एस्ट्रोफेज को खाता है। वो उस बैक्टीरिया का नाम टाउमीबा रखता है और उसे वीनस के माहौल के हिसाब से म्यूटेट करना शुरू कर देता है। कई दिनों बाद अचानक रॉकी को होश आ जाता है। रायलैंड खुशी से उसे गले लगा लेता है। टाउमीबा बैक्टीरिया अब काफी मात्रा में बन चुका था, जिसका मतलब था कि अब वो दोनों अपने अपने घर जा सकते थे। दोनों इस जीत का जश्न मनाते हैं। रॉकी रायलैंड को अपने एलियन शिप का टूर भी कराता है। रॉकी रायलैंड की शिप को रिपेयर करने में मदद करता है। अब दोनों के बिछड़ने का वक्त आ गया था। सुरंग में दोनों एक बेहद इमोशनल विदाई लेते हैं। शिप्स अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी मंजिल की तरफ उड़ने लगते हैं। पर अचानक एआई मैरी अलर्ट करती है कि शिप में कुछ गड़बड़ है। रायलैंड चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टाउमीबा बैक्टीरिया जिस जेनोनाइट कंटेनर में रखा था, उसने उस कंटेनर को ही खा लिया था। रायलैंड तुरंत सारे बैक्टीरिया को एक लोहे के बॉक्स में सील कर देता है, लेकिन तभी रायलैंड का दिमाग ठनकता है। रॉकी का तो पूरा का पूरा शिप ही जेनोनाइट का बना हुआ है। अगर रॉकी के शिप में टाउमीबा लीक हो गया तो वो उसके पूरे शिप का फ्यूल और मटेरियल खा जाएगा और रॉकी अंतरिक्ष में ही फंसकर मर जाएगा। रायलैंड कैलकुलेशन करता है कि क्या वो रॉकी को बचाकर वापस पृथ्वी पर लौट सकता है। जवाब था नहीं। वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता था। अपने अतीत के डरपोकपन को पीछे छोड़ते हुए रायलैंड एक असली हीरो वाला फैसला लेता है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरने नहीं दे सकता था। रायलैंड सारा डेटा, रिसर्च और टाउमीबा बैक्टीरिया प्रॉप्स में डालकर उन्हें पृथ्वी की तरफ फायर कर देता है और खुद अपने शिप को वापस मोड़कर रॉकी को बचाने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे रॉकी का शिप मिल जाता है। रॉकी का शिप सच में खराब हो चुका था। रायलैंड स्पेस वॉक करके रॉकी की खिड़की पीटता है और रॉकी उसे अंदर ले लेता है। इसके कई साल बाद हम देखते हैं कि वो प्रॉप्स आखिरकार पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। ईवा रिकॉर्डिंग में रॉकी और रायलैंड के मिशन को देखती है। पृथ्वी जमना शुरू हो गई थी, पर अब उनके पास इलाज था और वो पृथ्वी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ रॉकी का ग्रह एरिड भी बच चुका था। रायलैंड अब रॉकी के ग्रह पर ही रहता है। उसने एलियन भाषा पूरी तरह सीख ली है और अब उसे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। वो अब एलियन बच्चों को साइंस पढ़ाने वाला एक टीचर बन गया है। एक दिन रॉकी आकर रायलैंड को बताता है कि एरिड के साइंटिस्ट्स ने एक नया स्पेसशिप तैयार कर लिया है, जिससे रायलैंड वापस अपनी पृथ्वी पर लौट सकता है। लेकिन रायलैंड मुस्कुराकर मना कर देता है। वो फैसला करता है कि वो अब यहीं रहेगा अपने दोस्त रॉकी के साथ और इन एलियन बच्चों के टीचर के रूप में।